हेलो एवरीवन। अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, टाइप्स एंड कॉजेज। न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? सबसे पहले तो एक इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अपन इक्टेरस न्यूनेट्रम। इसको हाइपर बिलिरुबिनिमिया भी बोलते हैं। मोस्टली अपन ने इसके अंदर बात की थी कि बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, जिसके अंदर बॉडी का कलर है वो कैसा देखने को मिलता है अपन को, येलो कलर का। उसके अंदर अपन डेफिनेशन, कॉजेज के अलावा जब अपन बात की टाइप्स की, अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की, तो जो जॉन्डिस होता है न्यूनेटल जॉन्डिस वो मोस्टली 2 टाइप का होता है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और नंबर 2 पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस न्यूनेट के अंदर होने वाला जॉन्डिस 2 टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, नंबर 2 पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ड्यू टू बॉडी फिजियोलॉजी, ड्यू टू बॉडी फिजियोलॉजी। मोस्टली 95% केसेस के अंदर कौन सा जॉन्डिस देखने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण होता है, और मोस्ट कॉमनली होने वाला जो जॉन्डिस है वो कौन सा है? फिजियोलॉजिकल, जो 95% केसेज में देखने को मिलता है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो क्यों होता है? तो बात करते हैं कि अपन जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर जो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो आरबीसी होती है वो 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। जब बेबी का जब डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। एक्सेसिव अमाउंट के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है। और अपन ने बात की थी पिछली बार कि जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है हेमोग्लोबिन टूटता है। हेमोग्लोबिन से मेनली क्या बनता है? बिलिरुबिन। और जब बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बनेगा तो वही क्या आगे जाके कॉज होगा? जॉन्डिस। वो भी कौन सा? फिजियोलॉजिकल वाला। दूसरी मेन बात कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो कब अपियर होता है? आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, डिलीवरी के 24 आवर्स बाद में जो जॉन्डिस देखने को मिलता है वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्लियर है? तो ये मोस्टली होता है 30 to 72 आवर्स के बीच में। क्लियर है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है, अपन ने कल पिछली वीडियो में बात की थी कि जो नॉर्मल बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो होता है लेस देन 5 mg पर dl न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो हो जाता है 12 mg पर dl तक, लेस देन 12। ठीक है, और यदि प्रीटर्म बेबी है तो उसके अंदर ये हो जाएगा 15 तक, लेस देन 15 mg पर dl। दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है तो उसके अंदर जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो कितना हो जाएगा? 12 mg पर dl। ठीक है, और अगर प्रीटर्म बेबी है, कितना? प्रीटर्म में डिलीवरी बिफोर 37 वीक। अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसके अंदर हो जाएगा 15 mg पर dl। ठीक है, कभी भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर 12 mg पर dl से ज्यादा बिलिरुबिन नहीं होता है। अगर 12 mg पर dl से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं है। वो कौन सा जॉन्डिस है? फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर सोल एंड पाम, जो पैर के सोल है और जो हाथ के जो पाम है, ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर सोल, बॉडी के अंदर बॉडी येलो कलर की दिखेगी, लेकिन एक्सेप्ट सोल एंड पाम, इन दोनों को छोड़ के बॉडी पूरी की पूरी कैसी देखने को मिलेगी अपन को? येलो कलर की। नेक्स्ट अपन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो ये 7 to 10 डे के अंदर क्या हो जाता है? रिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है?
रिसॉल्व 7 to 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर ये क्या है, ये जो जॉन्डिस है धीरे धीरे क्या हो जाना, ठीक होने लगेगा। लेकिन यदि प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म, तो इसको मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं, 15 डे। प्रीटर्म बेबी के अंदर ये 15 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर, तो बात की थी अपन ने ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, बॉडी की फिजियोलॉजी के कारण हो रहा है, तो ये 15 दिन के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए नो नीड ट्रीटमेंट, इसके लिए अपन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं, इसके लिए अपन को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग होती है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और इसी के साथ में अपन को इसको क्या देते रहना है, हाइड्रेशन थेरेपी, हाइड्रेशन थेरेपी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग देते रहना है और हाइड्रेशन थेरेपी, ताकि बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड जाएगा तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और जैसे एक्सक्रीट आउट होगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी से बिलिरुबिन बाहर निकलता रहेगा। तो ये था जनरल सा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे टाइप की, जिसका नाम है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अपन ने बात की थी जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है और 95% केसेज में देखने को मिलता है। तो बाकी के जो 5% केसेज होंगे उसके अंदर कौन सा जॉन्डिस देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नाम से ही पता चल रहा है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, तो किससे होगा, ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन। यदि बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन है, ड्यू टू होने वाला जॉन्डिस कहलाता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अपन ने बात की थी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब अपीयर होता है, आफ्टर 24 आवर्स। तो यदि विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स यदि कोई इसी पर बॉडी के अंदर अगर जॉन्डिस देखने को मिलता है तो वो जॉन्डिस कौन सा है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्लियर है। नंबर 1 सबसे पहले तो ये 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर ने बात की थी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके अंदर बिलिरुबिन हमेशा लेस देन 12 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना होगा, मोर देन 12 mg पर डी। दोनों के अंदर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अगर 12 mg से कम है तो वो फिजियोलॉजिकल है, और मोर देन 12 mg है तो वो कौन सा है, पैथोलॉजिकल। तीसरा डिफरेंस कौन सा है कि अपन ने बात की थी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके अंदर सोल एंड पाम इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसके अंदर फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। फुल बॉडी का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है। मतलब इसके अंदर आपको सोल एंड पाम भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये तीनों चीज थी, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भाई कि कौन कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से ये क्या देखने को मिलता है अपन को, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो वो डिजीज के अंदर नंबर 1 आता है RH इनकम्पिटेबिलिटी। नंबर 1 RH इनकम्पिटेबिलिटी जो एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। नंबर 2 एबियो इनकम्पिटेबिलिटी, एबियो इनकम्पिटेबिलिटी। इसके अलावा नंबर 3 है अगर लीवर डिजीज है, लाइक दैट हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस हो रखा है। इसके अलावा एक होता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। क्लियर है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जब अपन ने टाइप्स पढ़े थे प्री हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, तो उसके अंदर जब अपन ने पोस्ट हिपेटिक पढ़ा था तो उसके अंदर बताया गया था कि यदि जो बिलिरुबिन का जो पाथवे होता है उस पाथवे के अंदर किसी भी टाइप का अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो क्या होगा, बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यदि बाइल डक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, पाथवे के अंदर तो भी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसके अंदर आती है, पैथोलॉजी कंडीशन के अंदर। नंबर 1 RH इनकम्पेटिबिलिटी जो ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, मदर एंड जो बेबी का होता है उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होता है, इमैच हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है, हेमोलाइसिस हो जाता है, ब्लड सेल्स आरबीसी टूट जाती है, लिवर डिजीज लाइक दैट हेपेटाइटिस वगैरह है, लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी। नंबर 3 बात करते हैं हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस क्या होता है
कि अपनी बॉडी के अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो बॉडी के अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अपन बात करते हैं हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है, एक का स्पेक्ट्रिन, दूसरा होता है एनकाइरिन। ये दो एंजाइम होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आपने शेप पढ़ा होगा, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव। कौन सा? बाइकॉनकेव। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? आरबीसी के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। आरबीसी हमेशा बाइकॉनकेव शेप के अंदर होता है जिसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। ठीक है, तो इसके शेप और साइज को क्या करके रखते हैं? ये मेंटेन करके रखते हैं। कौन? स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन प्रोटीन। तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? इन दोनों प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर ये दोनों प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या हो गए? कम हो गए, तो क्या आरबीसी अपने प्रॉपर शेप में रहेगी? नहीं रहेगी। और आरबीसी अपने शेप में नहीं रहेगी तो क्या होगा? आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन। और वही अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या क्या कॉज होगा आगे जाके? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी के साथ में अपन ने कल बात की थी कि लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूडीपीजीटी एंजाइम। यूडीपीजीटी एंजाइम यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज। और इस एंजाइम का काम होता है जो फैट सॉल्यूबल बिलिरुबिन होता है उसको वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट करना। अगर बॉडी के अंदर अगर किसी एंजाइम की भी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्लियर है? उसके बाद में अपन बात करेंगे असेसमेंट की। किसकी? असेसमेंट की, कि अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है तो बॉडी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे। असेसमेंट, असेसमेंट। तो असेसमेंट के अंदर अपन सबसे पहले तो क्या होगा? अपन जनरल अपीयरेंस, तो बॉडी कैसे कलर की देखने को मिलेगी अपन को? येलो कलर की। नंबर 2, अगर बॉडी के अंदर अगर अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो उसके अंदर अपन को इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का लेवल कैसा देखने को मिलेगा? इंक्रीज। इसके अलावा अगर बेबी के अंदर और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पुअर सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, बेबी के अंदर पुअर सकिंग रिफ्लेक्स। इसके अलावा लेथार्जी। ठीक है, इसके अलावा क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। क्ले कलर का स्टूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जॉन्डिस के अंदर जो बेबी है उसके अंदर जो स्टूल है उसका कलर कैसा हो जाता है? क्ले कलर का। क्लियर है? तो ये सारे के सारे अपीयरेंस अपन को किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बॉडी येलो के अंदर अपन मोस्टली देखते हैं स्क्लेरा, नेल बर्ड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। इन सब सारी चीजों के अलावा अपन इन चीजों को देख के अपन किसका डायग्नोसिस असेसमेंट करते हैं? अपन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। अपन ने जब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ा था उसके अंदर अपन ने बोला था कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण होता है, इसके अंदर किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, विद इन 7 to 10 डेज के अंदर रिसॉल्व हो जाता है और उसको मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग और हाइड्रेशन थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है तो इसके अंदर अपन को क्या किसकी जरूरत होती है? ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये बिना ट्रीटमेंट के ठीक होने वाला नहीं है। तो ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारा तरीका होता है। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल के थ्रू मैनेजमेंट करेंगे। नंबर 2 एक होता है फोटोथेरेपी। और नंबर 3 जो अपना मेन होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? मेडिकल मैनेजमेंट की कौन कौन सी मेडिसिन के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। नंबर 2 फोटोथेरेपी और नंबर थर्ड है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर अपन बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, कि जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके अंदर एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो ड्रग दी जाती है मेनली, जिसका नाम होता है डीओसी इन जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस
तो उस ड्रग्स का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, जिसका नाम है फेनोबार्बिटॉन। ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूनेटल जॉन्डिस, कौन सी ड्रग्स है वो? फेनोबार्बिटॉन। क्लियर है? जिसको 6 से 8 mg पर केजी के हिसाब से बेबी को दी जाती है और 7 to 10 डेज के लिए। नंबर 1 मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फेनोबार्बिटॉन ड्रग्स दी जाती है 7 to 8 mg पर केजी फॉर 7 to 10 डेज, वो अकॉर्डिंग टू कि कितने रिकवरी हो पा रही है उसके अनुसार। इसके बाद में अपन मेनली बात करते हैं वो है फोटोथेरेपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फोटोथेरेपी, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फोटोथेरेपी। ठीक है, थैंक यू।